स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपकी सेशन आपके लिए हम लोग लाइव MCQ सेशन ला रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अब चीज़ों को बता सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ की मिलती रहेगी। फ्रेंड, तो आज हम ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करें। तो लेक्चर नंबर 2 है बेटा, और मैं बेटा आपको बता दूं जो रिपेयरिंग प्रोसेस है चैप्टर नंबर 2 बेटा, आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग रिपेयरिंग प्रोसेस रिलेटेड हम लोग चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे, रिपेयरिंग प्रोसेस रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, तो जिन लोगों ने इससे पुराना लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है बेटा, तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट हमने बना रखी बेटा AMSR की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग मैकेनिकल थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग AMSR को देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ को हम लोग ने कवर किए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, और जो लोग बेटा नहीं जुड़े हैं उन लोग आप अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिए, बता दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ सके। बाकी हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी PDFs, ठीक है बेटा, फ्री PDFs आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, हम जो कि ये वीडियो हमारी थर्ड ईयर की है, तो थर्ड ईयर का बच्चा हो, चाहे सेकंड ईयर का हो, चाहे फर्स्ट ईयर, तो सबको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन की जो हम बात की जाएगी, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिलेंडर ब्लॉक को खराब होने से बचाने के लिए उसके बोर में, ठीक है, मीन्स सिलेंडर ब्लॉक जो हमारा खराब हो रहा है, वो उसको बचाने के लिए उसकी बोर, मीन्स उसका जो डायमीटर होता है, जो सिलेंडर का पोर्शन होता है, उसमें बोर में क्या करते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, क्रोमियम लेयर को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, हॉर्निंग की संक्रिया की जाती है, हॉर्निंग प्रोसेस की जाती है, स्लीव फिट की जाती है, फिटिंग ऑफ स्लीव, एंड डी ऑप्शन है पॉलिशिंग की जाती है बाय पॉलिशिंग। तो जब जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सिलेंडर ब्लॉक को खराब होने से बचाने के लिए उसके बोर में क्या की जाती है। ठीक है बेटा, उसके बोर में क्या की जाती है बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। A ऑप्शन है क्रोमियम की परत, B ऑप्शन है हॉर्निंग संक्रिया, C ऑप्शन है स्लीविंग फिट, एंड D ऑप्शन है पॉलिशिंग। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कि भाई सिलेंडर ब्लॉक जब खराब होता है तो उसको बचाने के हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है, स्लीविंग बताई थी मैंने आपको, स्लीविंग या रीस्लीविंग हम लोग करते हैं। ठीक है, सिलेंडर को उसकी परत को बचाने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, C ऑप्शन सही है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी बेटी मेरी थ्योरी की, तो AMSR की मैंने लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 5th, 6th और 7th, लेक्चर नंबर 5th, 6th और 7th लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं थ्योरी की चैप्टर की। आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है थ्योरी की भी। ठीक है बेटा, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का ऑप्शन C सही है, फिटिंग ऑफ स्लीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। लाइनर को सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है, रिमूविंग ऑफ लाइनर फ्रॉम द सिलेंडर। तो इसको बेटा किस तरीके से निकालेंगे। पहला ऑप्शन है हथौड़े की चोट से, बाई हैमर। B ऑप्शन है द्रवित प्रेस द्वारा, बाय हाइड्रोलिक प्रेस। C ऑप्शन है विशेष रीमिंग औजार द्वारा, स्पेशली रीमिंग टूल, एंड D ऑप्शन है दोनों BNC, बोथ BNC। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि लाइनर को सिलेंडर से कैसे बाहर निकाला जाता है बेटा, कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, हैमर यूज़ की थी, हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करती है, कि स्पेशल रेमिंग टूल। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। या बोथ BNC, मीन्स हाइड्रोलिक प्रेस भी यूज़ करती है, रेमिंग टूल भी यूज़ की जाती है। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए कि लाइनर को सिलेंडर से किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप लोगों ने अगर सेकंड चैप्टर से अच्छे से पढ़ रखा होगा बेटा, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे सकेंगे और सही आंसर बता सकेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, लाइनर को सिलेंडर से निकालते हैं बेटा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है स्पेशल रीमिंग टूल। स्पेशल रीमिंग टूल्स भी हमारे आते हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को लाइनर से हम लोग अलग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों प्रोसेस हमारे सही प्रोसेस है, स्पेशल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस सही हैं। तो ऑप्शन हमारा B और C दोनों सही ऑप्शन है हमारे। हैमर के थ्रू हम लोग नहीं निकालते, हैमर के थ्रू निकालेंगे तो हमारा लाइनर खराब हो जाता है, इसीलिए हैमर का प्रोसेस नहीं यूज़ करते हैं। बाकी हाइड्रोलिक प्रेस मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है, स्पेशल रीमिंग टूल भी अच्छा मेथड होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन D हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। लाइनर की सिलेंडर को बोर के साथ फिटिंग ढीली हो तो, इफ द फिटिंग ऑफ द लाइनर अलॉन्ग द सिलेंडर बोर्ड इज लूज, मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो लाइनर लगी होती है हमारी सिलेंडर बोर में, अगर उसकी जो फिटिंग ढीली है तो क्या कंडीशन होती है, इंजन की ऊष्मा ठीक प्रकार से बाहर नहीं जा पाती है। सेकंड ऑप्शन है पिस्टन टूट सकता है। थर्ड ऑप्शन सिलेंडर विरूपित हो सकता है। D ऑप्शन उपरोक्त सभी, मीन्स इंजन ही डज नॉट कम आउट प्रॉपरली, पिस्टन विल ब्रेक, सिलेंडर विल डिफॉर्म, एंड D ऑप्शन ऑल ऑफ द। तो जब फिटिंग हमारी क्या होती है, सिलेंडर बोर के साथ ढीली होती है,
ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंजन की ऊष्मा है वो ठीक प्रकार से बाहर नहीं जा पाएगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पिस्टन टूट सकता है, ये कोई रीज़न नहीं है। पिस्टन हमारा कोई फिटिंग अगर ढीली होगी तो इससे पिस्टन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिलेंडर पे डिफॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा। तो ये दोनों ऑप्शन तो टोटली गलत हैं। अगर लाइनर ढीली तो इसका मतलब क्या है, लाइनर की जो स्पेसिफिकेशन है वो सही नहीं है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर लाइनर ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हीट डेवलप हो रही है इंजन के अंदर वो हमारी बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, सिलेंडर से, इंजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें से जो हीट डेवलप होती है, पिस्टन जब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है वहाँ से जो हीट डेवलप होती है तो वो बाहर नहीं जा पाएगी। यही एक रीज़न है बेटा जिससे अगर फिटिंग लूज़ हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते बेटा। बाकी डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, थर्ड का ऑप्शन ए सही है, इंजन की ऊष्मा ठीक प्रकार से बाहर नहीं जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः वॉल्व फेस का कोण को रखा जाता है। मीन्स जो वॉल्व फेस होती है, ठीक है, फेसिंग ऑफ जो वॉल्व होती है उसका एंगल कितना रखा जाता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। बी ऑप्शन है 10, 15 या 20 डिग्री, 10, 20 एंड 30 डिग्री सी ऑप्शन, एंड टी ऑप्शन है 30, 50, 75 डिग्री। तो बेटा जिन लोगों ने वॉल्व के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, वॉल्व की चेकिंग ऑफ वॉल्व, टेस्टिंग ऑफ वॉल्व, तो अगर ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने रिपेयरिंग प्रोसेस में कवर कर रखे हैं तो आप इसका आंसर जल्दी से बता सकेंगे। ठीक है बेटा, तो वॉल्व फेस का कोण कैसे रखा जाता है, 30, 45, 60 डिग्री ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 10, 15, 20 डिग्री, ऑप्शन सी 10, 20, 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 30, 20, 50, 75 डिग्री। जल्दी से बेटा कमेंट की आंसर बताइए तो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही। ध्यान रखें बेटा, 30 डिग्री पे भी रखते हैं, 45 डिग्री पे भी रखते हैं और 60 डिग्री पर भी हम लोग रखते हैं। ये तीनों एंगल्स होते हैं जिस एंगल पे हम लोग वॉल्व फेस का कोण रखा जाता है, और रखने के बाद जो हमारा फ्यूल एंटर होता है वो इस एंगल पे हमारा एंटर करता है, मैक्सिमम फ्यूल एंटर करता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, वॉल्व स्टेम के सीधेपन की जांच किससे की जाती है, द स्ट्रेटनेस ऑफ वॉल्व स्टेम इज चेक बाई। ऑप्शन ए है साधारण इस्पात पैमाना, ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है वी ब्लॉक एंड डायल गेज, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा है सरफेस प्लेट और ट्राई स्क्वायर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जब हम लोग वॉल्व स्टेम की स्ट्रेटनेस को चेक करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सिंपल स्टील स्केल, माइक्रोमीटर, वी ब्लॉक एंड डायल गेज, सरफेस प्लेट एंड ट्राई स्क्वायर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, स्ट्रेटनेस ऑफ वॉल्व स्टेम कैसे मेजर की जाती है। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, वॉल्व, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है बेटा, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट, इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने इस सेशन में, इस वीडियो सेशन में आपका कवर किया है। तो बताइए बेटा स्ट्रेटनेस ऑफ वॉल्व स्टेम क्या होती है, इसका आंसर मैं बता दूं बेटा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, वी ब्लॉक एंड डायल गेज। तो ध्यान रखिए बेटा, वी ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। वी ब्लॉक एक इस तरह का ब्लॉक होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व की स्टेम को रखते हैं और इसकी स्ट्रेटनेस को पता लगाते हैं। डायल गेज इसके ऊपर हम गोल सा लगाते हैं जो इसकी स्ट्रेटनेस हमारा पता लगाता है। 3-4 पॉइंट पे हम लोग लगाते हैं डायल गेज को। ठीक है बेटा, ये हमारा वी ब्लॉक है, इसके ऊपर हम लोग वॉल्व की स्टेम रख दी और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डायल गेज लगाएंगे, एक यहाँ, इस तरीके से कई पॉइंट पे लगाते हैं और हम लोग स्ट्रेटनेस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, वॉल्व की लीकेज की जांच की इस विधि द्वारा की जाती है। तो वॉल्व की जो लीकेज होती है, द मेथड बाय विच लीकेज ऑफ वॉल्व इज चेक। पहला ऑप्शन है प्रेशर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल टेस्ट, सी ऑप्शन है पुशन नील विधि, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए वॉल्व की जो लीकेज होती है उसकी चेकिंग कैसे की जाती है। तो प्रेशर टेस्ट के थ्रू भी हम लोग चेकिंग करते हैं, ठीक है, पेट्रोल टेस्ट के थ्रू भी हम लोग चेकिंग करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, प्रेशर टेस्ट, पेट्रोल टेस्ट दोनों होता है और पुशन नील विधि ये भी हमारी एक प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, आप लोग को नहीं पता होगा, आप कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं पुशन नील विधि भी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी वॉल्व होती है उसको हल्का सा, जैसे पुशन नील मीन्स नाम से क्लियर है, पुशन मीन्स पुश करा जाएगा वॉल्व को, और वॉल्व को पुश करने के बाद भाई उसकी चेकिंग की जाएगी कि भाई उसके अंदर वॉल्व हमारी सही तरीके से वर्क कर रही नहीं कर रही, मीन्स उससे कोई लीकेज है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, प्रेशर टेस्ट, पेट्रोल टेस्ट एंड ये, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है, 6th का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग देख लीजिएगा कि जो हमारा वॉल्व गाइड की मरम्मत के अंतर्गत उसके बोर व्यास को कम करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस बोर डायमीटर अंडर रिपेयर। ऑप्शन ए है ग्राइंडिंग एंड लैपिंग, ऑप्शन बी है ग्राइंडिंग एंड हॉर्निंग, ऑप्शन सी है नर्लिंग और रीमिंग, ऑप्शन डी है रीमिंग और हॉर्निंग।
तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि वॉल्व गाइड की मरम्मत के अंतर्गत उसके बोर व्यास को कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता नहीं चाहिए वॉल्व गाइड क्या होता है। वॉल्व गाइड वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डिवाइस लगी होती है जो वॉल्व की डायरेक्शन को फिक्स करती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमारी वॉल्व जो है वो मूव करेगी, चलेगी। ठीक है बेटा, तो उसी वॉल्व गाइड को जो हम लोग चेकिंग करते हैं, उसकी जो हम रिपेयरिंग करते हैं, तो वॉल्व उसको बोर व्यास को कम करने के लिए कौन सी विधि यूज़ की जाती है? ग्राइंडिंग एंड लैपिंग, ग्राइंडिंग एंड हॉर्निंग, नर्लिंग एंड रीमिंग, रीमिंग और हॉर्निंग। तो जल्दी से बेटा आपको पता होना चाहिए जो इसके लिए प्रोसेस यूज़ की जाती है वो नर्लिंग एंड रीमिंग होती है। तो 7th का ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा बेटा, नर्लिंग प्रोसेस और रीमिंग प्रोसेस, यही हमारी जो मेन प्रोसेस होती है, इनके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व गाइड की रिपेयरिंग प्रोसेस की जाती है और वॉल्व को हमारा जो वॉल्व गाइड होती है उसको हम लोग सही करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हमारा 7th का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। संयोजक दंड की अनुप्रस्थ काट होती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज, ए ऑप्शन है सर्कुलर होती है, बी ऑप्शन है वर्गाकार होती है, सी ऑप्शन है आयताकार होती है, डी ऑप्शन आई सेक्शन। तो बेटा आपने सबने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कनेक्टिंग रॉड को देखा होगा फिगर के थ्रू या प्रैक्टिकल भी, तो बेटा आप लोग इसका आंसर तुरंत लगा देंगे। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा। आपको मैं बता दूं बेटा क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा बेटा कनेक्टिंग रॉड कैसी होती है बेटा, इस तरह की कनेक्टिंग रॉड होती है हमारी। ठीक है बेटा, ये होती है ना कनेक्टिंग रॉड, एक एंड छोटा होता है, एक एंड बड़ा होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसा सेक्शन है बेटा, ये सेक्शन कैसा होता है, ये आई सेक्शन होता है। ध्यान रखिए बेटा, ये आपको ऐसा सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ये हमारा आई सेक्शन में नजर आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है, संयोजक दंड के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। तो हम लोग जो कनेक्टिंग रॉड को यूज़ करते हैं तो कौन से दो पार्ट को ज्वाइन कर जाता है? विच टू पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय कनेक्टिंग रॉड? ए ऑप्शन है पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, बी ऑप्शन है पिस्टन और पिस्टन पिन, सी ऑप्शन है इंजन वॉल और कैम शाफ्ट, डी ऑप्शन है इंजन और शाफ्ट। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा 9th क्वेश्चन का कि संयोजक दंड के द्वारा हम लोग किसको जोड़ते हैं। बेटा आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। जब आप लोगों ने थर्मल में स्टार्टिंग की होगी तब आपने थर्मल पढ़ रखा होगा सेकंड ईयर में, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ा जाता है बेटा? पिस्टन को और क्रैंक शाफ्ट को। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में ही हमारा क्या लगा होता है? कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड होता है, जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में हमारा ये कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। पिस्टन और पिस्टन पिन नहीं हो सकता, इंजन वॉल और कैम शाफ्ट नहीं हो सकता, इंजन शाफ्ट नहीं होती हमारी। तो ऑप्शन हमारा 9 सही। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा, सभी लोग को आंसर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा सब कोई। संयोजक दंड किस धातु की बनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिंग रॉड इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? फॉर्जिंग स्टील, एल्यूमिनियम एलॉयज, ढलवा लोहे, कास्ट आयरन, एंड डी बी बोथ ए एंड बी, फॉर्जिंग स्टील एल्यूमिनियम। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कनेक्टिंग रॉड, तो थोड़े बहुत बेटा कनेक्टिंग रॉड हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, ठीक है बेटा, और हमारी हो गई वॉल्व। तो आपको ये मटेरियल्स पता होना चाहिए किस मटेरियल का ये चीज़ बनी होती है बेटा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी, बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग के पूछे जाते हैं। तो तीनों चीज़ वॉल्व, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट, तो तीनों पता होना चाहिए। तो हमारा जो संयोजक दंड होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, वो फॉर्जिंग स्टील की भी बनाई जाती है और एल्यूमिनियम एलॉय की भी बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, कास्ट आयरन की नहीं बनाते, कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देख लीजिए। इजी क्वेश्चन 11th आपका, पिस्टन की पश्चाग्र गति को घुमाव गति में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, अब तक के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है। विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इनटू रोटेटरी मोशन? ए ऑप्शन है पिस्टन पिन, बी ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड, सी ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट, डी ऑप्शन लाइनर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग बेटा जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए कि जो पिस्टन की पश्चाग्र गति होती है, घुमाव गति में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किससे कन्वर्ट किया जाता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, कनेक्टिंग रॉड। सभी लोग को पता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए सबको। क्रैंक शाफ्ट की ओवेलिटी की जांच के लिए, ओवेलिटी ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट इज, ठीक है बेटा, तो ओवेलिटी आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी बेटा। माइक्रोमीटर से जनरल को 2-3-4 स्थानों पर मापा जाता है। बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर वी कैन मेजर द जनरल्स इन 3 and 2 प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रोमीटर से जनरल को एक ही स्थान पर मापा जाता है। माइक्रोमीटर से क्रैंक वेव की साइज को मापा जाता है। गति पालक पहिए की धीरे धीरे घुमाकर जांच की जाती है। चारों ऑप्शन मैंने बेटा आपको बता दिए हैं।
ओबिलिटी ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, अगर आपने, मैं फिर से बताता हूँ बेटा, वॉल्व, क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड, ये तीनों जो पार्ट हैं इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, माइक्रोमीटर से जनरल को 3-4 स्थानों पर मापा जाता है, माइक्रोमीटर से जनरल को एक स्थान पर मापा जाता है, माइक्रोमीटर से क्रैंकवेव को एक ही साइज में मापा जाता है, या गतिपालक पहियों को धीरे धीरे घुमाकर मापा जाता है। तो ओबिलिटी को क्रैंकशाफ्ट की कैसे चेक की जाती है बेटा, आप लोगों को पहले ओबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ओबिलिटी होती क्या है। ओबिलिटी क्या होती है बेटा, जब हमारा जो ओवल शेप होता है, आप ओवल शेप सब लोगों ने देखा, अंडाकार आकार का जो शेप होता है उसकी जांच जो करते हैं हम लोग, वो ओबिलिटी ऑफ क्रैंकशाफ्ट होती है। ठीक है बेटा, तो उसमें मेन जो पार्ट होता है क्रैंकशाफ्ट का वो क्या होता है, जर्नल बियरिंग्स। ध्यान रखिएगा, क्रैंकशाफ्ट का जो मेन पार्ट होता है जर्नल, इसी की हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इसकी ओबिलिटी को चेक किया जाता है। और कैसे चेक करते हैं, माइक्रोमीटर से जर्नल को 3-4 स्थानों पर मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, माइक्रोमीटर से जर्नल को 3-4 स्थानों पर मापते हैं, एक स्थान पर कभी नहीं मेजर करते हैं। क्रैंक वेव बेटा कोई मतलब नहीं, क्रैंक वेव से हम लोग माइक्रोमीटर से चेक करके ओबिलिटी नहीं पता लगा सकते। क्रैंक वेव अलग पार्ट होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट का, गतिपालक पहियों धीरे धीरे घुमा के, ये तो बेटा अलग पार्ट है एकदम। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के रॉड के एंड्स में हमारे ये गतिपालक पहिए जिसे हम लोग कहते हैं फ्लाई व्हील हमारा लगा होता है। ठीक है बेटा, तो इसका कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही है, माइक्रोमीटर के जनरल को 3-4 स्थानों पर मापा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ईंधन इंजेक्शन पंप की फेजिंग के लिए, फेजिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप इज डन बाई। तो आप लोगों ने अगर फ्यूल इंजेक्शन पंप की फेजिंग को सही से पढ़ रखा होगा तो आप लोग बता सकेंगे। ए ऑप्शन है, नोजल की स्थिति को बदला जाता है टू चेंज द पोजीशन ऑफ नोजल। बी ऑप्शन है, ईंधन पंप की गति को एडजस्ट किया जाता है टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द पंप। सी ऑप्शन है, दोनों एडजस्टिंग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, बोथ एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर यूज। डी ऑप्शन, नोजल को बदला जाता है, चेंज द नोजल। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर पता क्या होगा कि जो ईंधन इंजेक्शन पंप है इसकी फेजिंग कैसे की जाती है। बेटा आप लोगों ने अगर सही से फ्यूल इंजेक्शन पंप पढ़ रखा हो तो मैं बेटा आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो पोजीशन जो होती है बेटा, नोजल की पोजीशन को भी हम लोग चेक करते हैं कि नोजल की पोजीशन कैसे होती है, और फ्यूल इंजेक्शन जो होता है बेटा किस डायरेक्शन में हो रहा है, किसने एंगल पर हो रहा है, तो हर एक चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ फ्यूल पंप। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फ्यूल पंप जो होता है उसकी स्पीड को भी एडजस्ट किया, ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा स्पीड में हम लोग नोजल के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट कराते, तो ये भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं स्पीड को। ठीक है, बोथ एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर यूज। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, सी, मीन्स ए भी सही है बी भी सही है। तो बोथ एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट, एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट कौन से हैं बेटा, फ्यूल पंप और नोजल, तो दोनों को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। नोजल को बदला जाता है, ये कोई ऑप्शन नहीं बेटा जिससे हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप की फेजिंग हो जाए। तो डी ऑप्शन तो एकदम गलत होता है, एलिमिनेट हो गया। ए सही है बी सही है, तो इसका मतलब सी है जो ऑप्शन है, दोनों एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नोजल भी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूल पंप भी यूज़ कर रहे हैं, तो 13 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। नोजल से ईंधन प्राप्त होता है, फ्यूल कम्स आउट फ्रॉम द नोजल। तो नोजल जो ईंधन जो नोजल से निकलता है वो कैसे निकलता है, बूंद के रूप में, कणित फुहार के रूप में, तेज जेट के रूप में, दो धार वाली जेट के रूप में। तो जल्दी से बेटा बताइए फ्यूल कैसे निकलता है, ड्रॉप की फॉर्म में, पर्टिकुलर स्प्रे की फॉर्म में, फास्ट जेट की फॉर्म में, डबल एड जेट। तो बेटा आपको बता दी क्या होता है बेटा, कमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, लेकिन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी है। तो फ्यूल जो नोजल से निकलता है वो ड्रॉप के फॉर्म में कभी नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। कैसे निकलता है नोजल से, स्प्रे की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। स्प्रे के ऑप्शन कौन सा सही है, कणित फुहार के रूप में। ठीक है, फुहार के रूप में ही तो निकलता है, स्प्रे की फॉर्म में ही निकलता है, तेज जेट के रूप में नहीं निकलता, दो धार वाली जेट के रूप में नहीं निकलता। तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। नोजल की जांच के लिए ये परीक्षण किया जाता है, दिस टेस्ट इज डन टू चेक द नोजल। पहला ऑप्शन है प्रेशर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है स्प्रे टेस्ट, सी ऑप्शन है वॉल्यूम टेस्ट, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए नोजल की टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी फ्यूल इंजेक्शन पंप पढ़ा था बेटा, फ्यूल इंजेक्शन पंप में ही हम लोग क्या करते हैं, नोजल को भी चेक करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, नोजल को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रेशर टेस्ट के थ्रू भी नोजल की चेकिंग की जाती है, स्प्रे टेस्ट के थ्रू भी नोजल की। वॉल्यूम टेस्ट बेटा कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नोजल टेस्ट में वॉल्यूम टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी अंतर नहीं होता। तो ये सी ऑप्शन तो एकदम गलत है, तो ऑप्शन बी है और डी हमारा सही है। ठीक है बेटा, प्रेशर टेस्ट भी होता है, स्प्रे टेस्ट भी, तो वॉल्यूम टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, दो बेटा, तो ए सही है बी सही, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। 15 का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। और अब बेटा अब मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं वो लोग आप सब पढ़ सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सके और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपके बेटा शेड्यूल भी आ चुके हैं।
ठीक है बेटा। तो आप शेड्यूल के हिसाब से तैयार करिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली थ्योरी वाइज कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर थ्योरी के साथ कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ के वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं बेटा, उन सबको पढ़िए ध्यान से, ठीक है बेटा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर हम लोग मैंने सारी पीडीएफ पुरानी डाल रखी हैं फाइल सेक्शन में जाके बेटा। सभी फ्रेंड्स पूछते हैं बेटा टेलीग्राम पे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारा जो पॉलिटेक्निक क्लासेस वाला बेटा जो हमारा चैनल है, आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो उस पर आप लोग जो नहीं जुड़े हैं बेटा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा। और पॉलिटेक्निक क्लासेस में बेटा जब आप लोग क्लिक करेंगे बेटा, तो वहाँ पे मीडिया सेक्शन होता है, उसके बाद फाइल सेक्शन होता है। तो फाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर आप खोलेंगे तो बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे कई सारी ब्रांचेस चलती है। तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा CNC 1 CNC 2 नाम से ऑब्जेक्टिव है, CNC की पढ़िए बेटा। MMI 1 के नाम से, MMI 2 के नाम से, 1 2 के नाम से पढ़िए। MMI की रखी गई है बेटा। उसके बाद AMSR 1 करके रखी गई है, AMSR 2 करके रखी गई हैं। तो ये सब MCQ की वीडियोस इस तरीके से रखी गई हैं। तो आप लोग बेटा बार बार नहीं पूछिएगा कि भाई टेलीग्राम पे कि किस तरीके से हमें पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ तो इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, और मैं अपने आप आपको ये चीज़ें अपडेट कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर कि आपको ये पीडीएफ मिल रही है। आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर्स आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी नेक्स्ट डे, ठीक है बेटा। तो चलिए 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। संयोजक दंड की समानांतरता की जांच के लिए हमें इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पैरेललिज्म को चेक करता है। एंगल गेज, सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक एंड डायल गेज, एंड C और D ऑप्शन है प्लग गेज। तो बेटा सभी लोग अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। हाँ तो बेटा बताइए जल्दी से क्या होगा। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द पैरेललिज्म। कौन सा ऑप्शन है सही है बेटा? एंगल गेज यूज़ करते हैं, सरफेस प्लेट यूज़ करते हैं, वी ब्लॉक, डायल गेज और प्लग गेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कनेक्टिंग रॉड की पैरेललिज्म कैसे चेक की जाती है बेटा। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, एंगल गेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैरेललिज्म को चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। सरफेस प्लेट से चेक नहीं करते, प्लग गेज का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ठीक है बेटा। वी ब्लॉक और सी डायल गेज का यूज़ स्ट्रेटनेस, सीधाईपन को चेक करने के लिए। अभी ये क्वेश्चन था पीछे तो सीधाईपन को यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें पैरेललिज्म का कोई यूज़ नहीं, सरफेस प्लेट का यूज़ नहीं है, ठीक है बेटा। तो कौन सा सही है? एंगल गेज हमारा 16 का ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17। क्रैंक शाफ्ट में इसकी जांच के लिए शाफ्ट को मैग्नेटाइज करना पड़ता था। शाफ्ट हैज टू मैग्नेटाइज टू टेस्ट इन द करेक्ट शाफ्ट। तो बेटा क्या मैग्नेटाइज करना पड़ता है शाफ्ट को कि वो टेस्ट किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए हम लोग क्रैंक शाफ्ट को मैग्नेटाइज करना पड़ता है? ए ऑप्शन है बैंड की जांच के लिए, टू चेक द बैंड। बी ऑप्शन है क्रैंक की जांच के लिए, टू चेक द क्रैंक। सी ऑप्शन है ओवेल्टी की जांच के लिए, टू चेक द ओवेल्टी। डी ऑप्शन है एटर्न की जांच करने के लिए, टू चेक द टॉर्क। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, मैग्नेटाइज हम लोग कब करते हैं, ठीक है ना। शाफ्ट जब मैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें क्रैंक शाफ्ट की जो जांच की जाती है वो किस लिए करते हैं, मैग्नेटाइज करने के लिए। तो बेटा आपको मैं बता दूं, ऑप्शन जल्दी बताइए बेटा क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शन हमारा बी सही। जब हम लोग क्रैंक की जांच करते हैं, ठीक है बेटा, जब हम लोग क्रैंक की जांच करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को मैग्नेटाइज करते हैं। शाफ्ट को मैग्नेटाइज करने से क्या होता है कि शाफ्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, मॉलिक्यूल की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी क्रैंक की। तो क्रैंक शाफ्ट हमारा ईजिली मैग्नेटाइज भी होगा और ईजिली उसके अंदर एरर्स हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। जो भी गड़बड़ियाँ होंगी क्रैंक शाफ्ट में वो हमें तुरंत पता चल जाएंगी। इसीलिए हम लोग क्रैंक का जो चेकिंग करते हैं उसी के थ्रू हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है वाल्व का रेडियल रनआउट की जांच किससे की जाती है, ठीक है। तो आपको लोग पता होना चाहिए रेडियल रनआउट क्या होता है। जो वाल्व की जो हम लोग चेकिंग करते हैं, रेडियल रनआउट की चेकिंग पे रेडियल की डायरेक्शन में उसका जो डायमीटर है, जो उसकी रीडिंग्स हैं, वो रीडिंग बाहर जा रही कि नहीं जा रही, उसे हम लोग कहते हैं रेडियल रनआउट, ठीक है बेटा। कम है कि नहीं है ये चीज़ की भी जब चेक करते हैं, ज़्यादा है कि नहीं है चीज़ की, जब रेडियल डायरेक्शन में चेक की जाती है, अक्षीय दिशा में जब चेक करते हैं तो वो वाल्व की रेडियल रनआउट की चेकिंग की जाती है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? पहला ऑप्शन वर्नियर कैलिपर, दूसरा ऑप्शन डायल गेज, सी ऑप्शन हमारा प्लग गेज एंड डी ऑप्शन ऑफसाइड कैलिपर। तो जल्दी से बेटा कमेंट की आंसर बताइए क्या होगा। वाल्व को जो रेडियल रनआउट होता है उसकी चेकिंग कैसे की जाती है? वर्नियर कैलिपर के द्वारा, डायल गेज के द्वारा, प्लग गेज के द्वारा, ऑफसेट कैलिपर के द्वारा। तो जल्दी से बेटा कमेंट की आंसर बताइए क्या होगा। तो बेटा आपको इसका मैं आंसर बता दूं, डायल गेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेडियल रनआउट की चेकिंग करते हैं। वर्नियर कैलिपर से करते नहीं, प्लग गेज का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। ऑफसेट कैलिपर जब वर्नियर कैलिपर ही नहीं तो ऑफसेट कैलिपर का यूज़ का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 18 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आज जो सेशन है उसमें 18 क्वेश्चन को मैं लेके आया था और टोटल 18 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और आंसर बताइएगा बेटा कि कैसा आपको वीडियो लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी हिसाब से हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू बता दीजिए। बाकी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हिमांशु वर्मा सर है सिविल डिपार्टमेंट में, सचिन प्रताप सर हैं, अंकित दत्त सर हैं, ये सारे आप सिविल डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आशीष अग्रवाल जो MSR बेसिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स कवर की जा रही है, अमित कुमार सर भी कवर कर रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट 2 फैकल्टीज हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट कवर कर रही है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए राशिद अली सर हैं और बाकी गुफरान अंसारी मैडम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टीज़ हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा और PDF बेटा आप लोग को टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में अवेलेबल होगी, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो की PDF आपको कल मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।